हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का चौथा टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे का निर्माण जो है दोस्तों, पूर्व निर्मित पोर्टी केबिनों का उपयोग करके किया गया है। मतलब पहले से बना हुआ था, उसको जो है फिर से थोड़ा सा सुधार किया गया है और जो है चालू किया गया है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो है कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। केवल दूसरा कथन सही है दोस्तों कि इसका जो है पुनर्निर्माण किया गया है। पूर्णिया हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए दोस्तों मोदी जी आए थे। पहला विकल्प इसका गलती है और ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को घोषित किया है। दोस्तों क्या घोषित किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जातीय गौरव महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत वर्ष या फिर आदिवासी एकता वर्ष। इसको घोषित किया है दोस्तों जातीय गौरव महोत्सव। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जो है जातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है दोस्तों 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि भारत 34वें स्थान पर पहुंच गया है। ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। भारत जो है 38वें स्थान पर पहुंचा है दोस्तों। कहां पर है? 38वें स्थान पर है। अमेरिका जो है दोस्तों इस रैंकिंग में जो है, अमेरिका इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। अमेरिका शीर्ष पर नहीं है दोस्तों, ये तीसरे स्थान पर है। अमेरिका जो है शीर्ष पर नहीं है, ये 3rd स्थान पर है। तो ये भी आपका गलती हो गया। पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस दिया गया है दोस्तों? अफीम पोस्त की खेती करने के लिए किन 3 राज्यों को लाइसेंस दे दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों को जो है अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका अल्बानिया एआई मंत्री जो है नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरा कथन है विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री का नाम बाबा तोमर है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है दोस्तों। केवल एक सही है, ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प गलत है, ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ने अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ कहां पर किया है? तो दुबई में किया है। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कथन क्या कह रहा है इसका, यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई जो है 110 किलोमीटर है।
इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन बताना है तो इसका सही कथन दोनों है दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन जो है इसका सी उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लेह लद्दाख के विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर था दोस्तों। मुख्य रूप से ये राज्य का दर्जा मांग रहे थे और छठी अनुसूची में अपना नाम जो है अपने लद्दाख का नाम डलवाना चाह रहे थे छठी अनुसूची में। छठे अनुसूची में कुल दोस्तों 4 राज्य हैं। छठे अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य हैं छठे अनुसूची में। उस सूची में लद्दाख भी जाना चाह रहा था और राज्य का दर्जा भी मांग रहा था, इसलिए वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कथन क्या कह रहा है। यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, ये विकल्प जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जो है ये आपका लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन क्या कर रहा है? भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं दोस्तों। ये विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। केवल 2 जो है सही है, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। टोक्यो में नहीं हुआ था, ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पांचवा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? उल्लास नव भारत योजना के तहत दोस्तों 5 राज्य जो है अभी तक और केंद्र शासित 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अभी तक पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें दोस्तों मिजोरम, नंबर 1 जो है आपका पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला जिला कौन सा था? राज्य कौन सा था? मिजोरम। उसके बाद था दोस्तों गोवा, तीसरा था आपका त्रिपुरा और चौथा क्या था? चौथा आपका था लद्दाख और 5वां अभी बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 5वां बन चुका है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अभ्यास पैसिफिक पैसिफिक रीच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, आइए दोनों कथनों को पढ़ते हैं। यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। अभ्यास पैसिफिक जो है सिंगापुर में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है INS निस्तार ने किया था, ये विकल्प भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नेपाल के जनरेशन जेड ने, आप लोगों को पता होगा दोस्तों नेपाल में जनरेशन जेड ने जो है अभी काफ़ी आंदोलन किया था और वहाँ पर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे KP शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था दोस्तों? उनकी क्या मांगे थी? प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध है, यही उसका प्रमुख कारण था दोस्तों। वहाँ पर जो है सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, ट्विटर, सब कुछ बंद कर दिया गया था। इसीलिए जनरेशन जेड ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था और KP शर्मा ओली को जो है इस्तीफा देना पड़ा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में लागू जो है GST 2.0, हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST 2.0 पर हम लोग विचार करते हैं। आइए क्वेश्चन, इसका पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कि इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। 20 सितंबर 2025 को यह लागू नहीं हुआ था, ये जो आपका 22 सितंबर को लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 22 सितंबर को।
चलिए अगला कथन है आपका कि अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब जो है 5% या 8% कर दायरे में आती है, जो कि सही है। अति विलासिता लग्जरी आइटम्स दोस्तों या फिर पाप की वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू कर दिया गया है, जो कि सही है। 2 और 3 सही है, इसका विकल्प देख लेते हैं हम 2 और 3 किस कथन में है। 2 और 3 किस ऑप्शन में दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर जो आपका, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बोध गया में किया गया है। ऑप्शन बी जो है उसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल, जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। ये कथन जो दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये कथन भी आपका सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग जो है आपका, रक्षा विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदल दिया है और उसका नाम युद्ध विभाग रख दिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति जो है 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर था 18.4, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। शिशु मृत्यु दर जो दोस्तों, शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर 25 हो गया है। 2023 में इसका रिपोर्ट आया था, इसलिए यहाँ पर 2023 दिखा रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका सही है, ये विकल्प भी सही है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19। सरस आजीविका मेला 2025, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार जो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जो कि सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। अगला है दोस्तों श्रेणी फर्स्ट शहरों में इंदौर जो है शीर्ष पर है। स्वच्छ वायु की बात हो रहा है यहाँ पर। स्वच्छ वायु में जो है दोस्तों इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पर चल रहा है और स्वच्छता में भी इंदौर फर्स्ट पे है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोनों विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यह पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल, आपका सेनानिवृत्त जो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, KJS ढिल्लन। इनके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22। 56वीं GST परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम पैटर्न बदल रहा है और क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी बदल रहा है। इसलिए जो है
कथन कारण में उत्तर आजकल क्वेश्चन जो है आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए जो है इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा तो एग्जाम में आपको जो है टेंशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो है इस चीज़ से काफ़ी जो है आप मुताबिक हो चुके रहेंगे। चलिए 56वें जीएसटी परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं इसका विकल्प क्या क्या है। जीएसटी परिषद में 5% और 12%, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ये 5% और 18% दोस्तों, 5% और 18%, 2 स्लैब संरचना का मार्ग प्रशस्त किया गया है, और 40% जो है आपको पता होगा, 40% जो है आपका दोस्तों लग्जरी आइटम्स, पाप वस्तुओं को लग्जरी आइटम्स कहा जाता है, के लिए अनुशंसित किया गया है। दोनों जो है दूसरा विकल्प जो है सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12% दिया हुआ था, 18% होगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 जो है सही है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लूपेक्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लूपेक्स मिशन जो है, लूपेक्स मिशन भारत और जापान का संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 के लिए जो है कार्य कर रहा है, लूपेक्स मिशन है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत से किसे आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं इसके विकल्प क्या क्या हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं हम। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का उर्जित आर पटेल, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आईएमएफ के कार्यकारी जो है डायरेक्टर यानी निदेशक चुने गए हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, एससीओ संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित जो कथन दिया गया है। पहला कथन है कि यह 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन था, यह 25वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। और यह जो है संघाई चीन में आयोजित किया गया था, संघाई में नहीं किया गया था दोस्तों, चीन में तो किया गया था लेकिन संघाई शहर में नहीं किया गया था। यह कौन सा शहर था दोस्तों? तियानजिंग शहर था। कौन सा शहर था? तियानजिंग शहर में किया गया था। तो इसका सिर्फ विकल्प ए सही है, केवल एक जो है सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, पहला जो है आपका बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? ये आपका किया गया है दोस्तों, ये किया गया है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पहले इसका नाम था तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका पुराना नाम क्या था? तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम अभी कर दिया वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। यहीं पर दोस्तों भारत का पहला जो है ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला गिद्ध सर्वेक्षण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया? दोस्तों गिद्ध सर्वेक्षण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं एक बार। क्या कर रहा है इसमें? पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत जो आपका 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। आइए हम कथन को पढ़ते हैं एक बार। कथन को पढ़ लेते हैं कि इस योजना की ऋण अवधि जो है 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों कि पहली किस्त के ऋण को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले इसका ऋण था, पहली किस्त का ऋण था 10,000, इसको बढ़ाकर जो दोस्तों 30,000 कर दिया गया है, तो ये आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन ए में है और ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी।
पूछा जा रहा है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जो है जीवित सेल की खोज किया था। इसने कब किया था? जीवित सेल की खोजिका कब किया था दोस्तों? इसने 1664 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1674। 1674 माफ कीजिएगा 1674। अगर हम बात करें दोस्तों मृत कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले ये आपका हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। ये किया था आपका 1665 ईस्वी में किया था। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1774 में किया था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि कोशिका में विस्तारित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का नाम करने वाले अंग का नाम बताइए। प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? गोल्जी का हो जाएगा, जिसको आप गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसको ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है दोस्तों। ये परिवहन का काम करता है। कौन परिवहन का काम करता है? गोल्जी बॉडी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? ये किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? ये 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है दोस्तों? हमारे शरीर में सबसे अधिक जीवन काल जो है, सबसे अधिक समय तक कौन सी ऐसी कोशिका है जो जीवित रहती है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन ए जो है मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जीवित रहती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि स्लाइडन और स्वान द्वारा जो है, स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है दोस्तों? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके जो है कोशिका सिद्धांत का पालन कौन सा जीव जो है, किस जीव पर नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 33। ये दोस्तों आपका वायरस यानी कि विषाणुओं पर नहीं होता है लागू। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34। 1839 में जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। सीटेट में भी जो दोस्तों सीडीपी है, सीडीपी में पुरकिंजे से प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है दोस्तों? 1839 में पुरकिंजे ने क्या खोजा था? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए जो है पुरकिंजे को याद किया जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस शब्दावली की खोज किया गया था? ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी में है प्रोटोप्लाज्म। चलिए पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? ये होता है आपका जल परिवर्तन होता है। जल कितना उपस्थित होता है इसमें? 90%। हमारे कोशिकाओं में 90% जल होता है दोस्तों। जल जो है हमारे कोशिकाओं में 90% तक होता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। डैश कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70 या उससे अधिक होते हैं दोस्तों। 70% से अधिक हमारे कोशिकाओं में क्या होता है? ये होता है दोस्तों पानी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये क्या होता है? पानी हमारे कोशिकाओं में 70% से अधिक होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और
निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है दोस्तों। मार्ग का और परिवहन का काम भी करता है। ये आपका परिवहन का काम पता है आपको, गोल्जी काय करता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा कोशिकांग हमारे शरीर में जो कि औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है दोस्तों? विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। ये हो जाएगा आपका गोल्जी काय। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गोल्जी काय, जिसको आप गोल्जी बॉडी कहते हैं। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका जीवाणु में। जीवाणु में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा तो उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 41। पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें जो है स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जा सकता है दोस्तों। ये कौन सा जो है, कौन सा पादप कोशिका है? क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा पादप कोशिका है? ये हो जाएगा दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट में दोस्तों स्टार्च और तेल जैसे पदार्थ जो है भंडारित होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42। उस प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोटीन का नाम पूछा जा रहा है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकित होता है जो कि सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं, जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इसका उत्तर हो जाएगा आपका ट्यूबलिन। ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ट्यूबलिन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है वो है जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादकों को अलग करने में मदद करते हैं? अपशिष्ट उत्पादकों को अलग करने में मदद करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों गोल्जी उपकरण। क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लोरोप्लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है दोस्तों? कौन सा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केवल डीएनए की उपस्थिति। केवल डीएनए की उपस्थिति दोस्तों स्वप्रकृति के योग्य बनाता है, केवल डीएनए की उपस्थिति। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश जो है आपका क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लाल और नीला। लाल और नीला जो दोस्तों क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लाल और नीले को अवशोषित कर लेता है। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम अवशोषित होता है दोस्तों ये हरा कलर। हरा कलर को सबसे कम अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है दोस्तों? पादप और प्राणी सामान्य कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। 3 कथन दिया गया है इसमें। आइए कथन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कथन है पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां जो होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्लांट में जो है दोस्तों सेलुलोज की कोशिका बनी होती है और यह जो है एनिमल में नहीं पाया जाता है। पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है।
प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। ये कथन आपका हो जाएगा गलत। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। प्लाज्मा झिल्ली होती है पादप कोशिकाओं में और एनिमल कोशिकाओं में भी होती है। चलिए तीसरा जो आपका विकल्प है ये भी सही है। क्या कह रहा है इसमें? परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है दोस्तों, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। पादप में जो है दोस्तों, प्लांट में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि एनिमल में छोटे छोटे कई सारे रसधानियां होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली के विषय में पूछा जा रहा है दोस्तों, सही कथन कौन सा हो जाएगा? आइए हम पढ़ते हैं इसका विकल्प क्या है। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लीजिए पहला ही कथन आपका सही हो गया। इसमें यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका हो गया सही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। इसमें भी 4 कथन दिया गया है और बोल रहा है सही कथन कौन सा है। सही कथन इसका हो जाएगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य और नाभिक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं, जिसे जो है प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं क्या कह रहा है ये कि कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है। 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है सही कथन कौन सा है। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों, पानी भी इस झिल्ली से होकर स्वयं की निम्न से उच्च सांद्रता में किया जाता है। दोस्तों ये कथन जो आपका, ये कथन सही है, ये कथन आपका गलत है दोस्तों। सही कथन आपका कथन 1 जो है ये आपका सही है। कथन 1 केवल ऑप्शन ए जो है सही है। झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद अणुओं के रूप में चुनिंदा रूप से जो है पारगम्य होती है। दोस्तों झिल्ली जो है पारगम्य होती है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? सही कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है इसमें से सही कथन क्या है। इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों कि पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। एनिमल सेल में दोस्तों, एनिमल सेल में राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, इसलिए ये कथन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों कि सही सुमेलित कौन सा है। दोस्तों सही सुमेलित कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कार्य होता है। हरित लवक दोस्तों प्रकाश से संश्लेषण होता है हरित लवक के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है और खुरदरी अंतरप्रद्रव्य जालिका जो होती है इसके द्वारा प्रोटीन का परिवहन होता है। लीजिए आपका पहला ही कथन जो है सही हो चुका है। पहला कथन सही हो गया। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत कौन सा है वो पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां जो है पाई जाती हैं। ये लीजिए गलत हो गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पादप कोशिकाओं में जो है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी कई सारी रिक्तियां होती है। पहला कथन ही गलत हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है। आइए बी सी डी ये तीनों कथन सही है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। बिल्कुल सही है ये। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोई भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल सही है ये। जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होते। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेल वाल जो है, सेल वाल शिल्प प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं क्या कह रहा है ये। कोशिका चक्र के बारे में पूछा जा रहा है। कोशिका चक्र के बारे में कौन सा आपका कथन जो है गलत है, कौन सा कथन गलत है, आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, बिल्कुल सही है ये कथन बिल्कुल सही है। M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनती जाती है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, S चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है, ये सही है। जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनती है, ये भी सही है। तो इसमें जो है आपका बी विकल्प गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या होता है कि कोशिका नहीं होता, यहाँ पर दोस्तों DNA होता। क्या होता? DNA हो जाता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4 विकल्प दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, आइए पढ़ते हैं विकल्प। माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में पाया जाता है, ये कथन जो है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। केवल जीवाणु में कैसे पाया जाएगा भाई, ये तो बहुत गलत है ऑप्शन आपका। अगला विकल्प है कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है दोस्तों, मिलान करना है आपका, सुमेलित करना है। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है, चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का संबंध आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जीवाणु कोशिका भित्ति से। पेप्टिडोग्लाइकन का संबंध जीवाणु कोशिका भित्ति से हो जाएगा। पेक्टिन की बात करें दोस्तों, ये आपका हो जाएगा फलों की कोशिका भित्ति से। काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन हो जाएगा दोस्तों आपका कवक कोशिका भित्ति से। और सेलुलोज आपको पता होगा, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये ऊपर करते हैं इसको। चलिए इसमें भी दोस्तों सुमेलित करना है। पहला सूची में है दोस्तों सेल ऑर्गेनेल और दूसरे में है उसका फंक्शन। सेल ऑर्गेनेल है, दूसरे में उसका फंक्शन। आइए पहला आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का संबंध किससे है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस किया जाता है। राइबोसोम का संबंध हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। और लाइसोसोम का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इंजेक्शन किया जाता है। 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है, 2 4 3 1 सी में है, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है दोस्तों, इसमें भी सुमेलित करना है। पहला में कोशिकांग है, दूसरा में उसके कार्य हैं। आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा निर्माण से। आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो एक का हो जाएगा 4, एक का डी किस में है, एक का डी ऑप्शन डी में हो जाएगा दोस्तों, एक का डी। 2 का 1 राइबोसोम हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण। तीसरा में आपका केंद्रक का संबंध हो जाएगा दोस्तों एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन। और लाइसोसोम का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कार्य हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र, लाइसोसोम। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आ चुका है, इसमें भी सुमेलित करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, जीवन का संबंध किससे है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जीवन का संबंध किससे है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, उसको जीवन कहा जाता है। कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, उसको जीवन कहा जाता है। अगर हम एस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है आपका एस में कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। G2 की बात करें तो इसमें G2 में क्या होता है, कोशिका समसूत्रण की तैयारी में एक समग्र पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, एक सामग्री जो है पुनर्गठित करना शुरू कर देती है।
अगर हम एम की बात करें, इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म में दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है दोस्तों, जो बनाती है उससे दो निर्माण कर देती है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है 59 नंबर क्वेश्चन। 4 विकल्प दिया गया है। आइए देखते हैं कि भूमि, जलवायु, पौधों और पशु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है, ये आपका पर्यावरण से अभिप्राय है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। बिल्कुल सही है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक अव्यवस्था को जो है अंतः संबंधित होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? सामान्यतया क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है दोस्तों? सामान्यतया पर्यावरण को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? पर्यावरण के तहत कौन सा जो है इसके वर्गीकरण का अंश नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। परिचालन पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण जो है पर्यावरण का अंश नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधों का नहीं है दोस्तों? पेड़ पौधों का कार्य कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा सौर को अवशोषण करना, सौर को अवशोषण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, वायु प्रदूषण। ये हो जाएगा दोस्तों आपका। पौधों का कार्य वायु प्रदूषण नहीं है दोस्तों। पौधों का कार्य वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है बताइए, क्या विकल्प है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 62 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस दोस्तों इसको पादप जगत का जहर कहा जाता है। यूकेलिप्टस जो है, यूकेलिप्टस जहां पर रहता है उसका सारा पानी जो है जमीन के अंदर का सोख लेता है। बाकी पेड़ पौधे जो है वो जल की कमी के कारण जो है सूख जाते हैं। इसलिए जो है पर्यावरण के लिए जो है खतरा है यूकेलिप्टस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिकरण 1986 के अधीन गठित किया गया है? आइए देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन क्या गठन किया गया है दोस्तों, क्या गठित किया गया है? चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया है कि केंद्रीय भूजल का आयोग किया गया है, भूजल प्राधिकरण का, या फिर राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण का किया गया है? क्वेश्चन नंबर 63 ये हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्रीय भूजल अधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का चले दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1986 में। अभी हम पिछले प्रश्न में देखे हैं कि 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 65 इको मार्क प्रतीक, इको मार्क प्रतीक का संबंध किससे है दोस्तों? इको मार्क प्रतीक का संबंध किससे है? ये हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। इको मार्क प्रतीक का संबंध पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? 2 कथन दिया गया है, दोनों में से कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं विकल्प की ओर। आपका विकल्प है दोस्तों एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। एक मार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, बिल्कुल सही है ये। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। खाद्य निगम द्वारा नहीं किया जाता है, ये कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसीलिए केवल जो है एक सही है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है दोस्तों? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका इपिओडम। इपिओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 68। ये क्या है दोस्तों?
अर्नस्ट हेकेल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द का इकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किया था। कब किया था? ये हो जाएगा दोस्तों 1866 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 में क्या कह रहा है, 69 को देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका रामदेव मिश्रा। ऑप्शन सी, रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, रामदेव मिश्रा को। 70 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? किसी क्षेत्र विशेषज्ञ में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। बिल्कुल उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला ही विकल्प सही हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों एक उत्पादक जरूरी होता है, उपभोक्ता जरूरी होता है और अपघटनकर्ता जरूरी होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होता है। आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह उत्पादकों से संख्या में अधिक होता है, इसलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि जो आपका उत्पादक ज्यादा है, उपभोक्ता कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए। इसमें से जीवित घटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अपघटक। ऑप्शन सी, जीवीय घटक कौन सा हो जाएगा? अपघटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उसको आवास कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा ये प्रश्न, जहां जीव रहता है उसको आवास कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? दोस्तों, 4 विकल्प दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कार्बन निषेचन या फिर कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोच्चतम वर्णित कर रहा है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, यही इसका उत्तर हो जाएगा आपका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न पे हम आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विधियां पाई जाती हैं? अधिकतम पादप विधियां पाई जाती हैं, ये आपका हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं। कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में अगर हम बात करें दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आप सीधे पश्चिमी घाट की ओर संकेत कर सकते हैं। पश्चिमी घाट दोस्तों जैव विविधता का भारत में बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों इसी के साथ आपका टेस्ट चौथा खत्म होता है। अगर आप लोगों ने टेस्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, न्यू होमवर्क सीरीज 3.0 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब टेस्ट 5 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।